तो ई कोलाई में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे, और जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका मैंने आज इनिशिएशन पार्ट को इसमें कवर किया है, बाकी एलोंगेशन और टर्मिनेशन सेकंड पार्ट में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जो डीएनए होता है ई कोलाई का वो सर्कुलर होता है, जॉइंट होता है इसका एंड, और ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, और इसको थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। जो सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है ORIC सिंगल होती है, लेकिन समटाइम ये मल्टीफॉक भी होती है। मल्टीफॉक क्रोमोसोम टाइप ऑफ रेप्लिकेशंस भी हमको देखने को मिलता है। 20 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनिशिएशन में मैंने जैसे बताया कि रिकॉग्निशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे ORIC है, ORIC क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन करता है कि कहाँ से रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। और इलोंगेशन में क्या होता है, जो डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका एडिशन होता जाता है, यानी कि आगे डीएनए मॉलिक्यूल्स आके जुड़ते जाते हैं, यानी बेसेस आके जुड़ते जाते हैं। और टर्मिनेशन, जब डीएनए जो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर टर्मिनेशन होता है। अब बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमें थोड़े प्रोटीन्स को यहाँ पर समझना है। जैसे इसमें इनिशिएशन में DNA A, SSB, DNA B, DNA C, DNA G जुड़े होते हैं। इसमें इनिशिएशन में हम इसका रोल देखेंगे। बेसिकली DNA A का काम क्या होता है, DNA A का काम होता है रिकॉग्नाइज। SSB का काम होता है दोबारा से इनहिबिट करता है रीएनिलिंग ऑफ द DNA, यानी दोबारा से DNA को जुड़ने से रोकता है। और DNA B क्या काम करता है, कैंची की तरह काम करता है, हेलिकेज, यानी दो जो DNA के स्ट्रैंड्स है उसको कट करने का काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसोसिएट करने का काम करता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जो डिसोसिएट करेगा, ये अकेले ही नहीं डिसोसिएट करेगा, इसमें केमिकल एनर्जी लगती है, यानी ATP लगता है। उसके बाद DNA C है, जो DNA C है हेलिकेज लोडर होता है, और ये DNA C जो है वो DNA B को रिक्रूट करता है। उसके बाद होता है DNA G, जो कि प्राइमर सिंथेसिस में काम आता है। तो इस तरह के प्रोटीन हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशिएशन के। फिर एलोंगेशन में हम देखते हैं ऑब्वियसली SSB लगेगा, दोबारा रीएनिलिंग को जो रोकेगा। और जो DNA पॉलीमरेज 1 होता है, DNA पॉलीमरेज होता है, DNA पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं। तो जो DNA पॉलीमरेज आके DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको ऐड करता है। उसके बाद होता है DNA गायरेज और DNA लाइगेज। उसके साथ ही टर्मिनेशन में हम टस प्रोटीन देखते हैं और टोपो आइसोमरेज 4 देखते हैं। अब यहाँ पर हम इनिशिएशन देख रहे हैं, और इनिशिएशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले बताना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें एक टेम्परेचर फिक्स चाहिए होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मैंने DNA A बनाया है। तो DNA A जो है वो एक तरह का प्रोटीन है, और ये बिना ATP के काम नहीं करता, यानी इसको ATP चाहिए ही चाहिए तभी ये काम करता है। और ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाता है और ओपन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और ये इसके पास जो DNA A होता है, इसके पास 2 DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। 2 DNA बाइंडिंग डोमेन होने की वजह से ये 9 मर रिपीट से भी बाइंड हो जाता है और 13 मर रिपीट से भी बाइंड हो जाता है। तो देखिए ये है ORIC, और ORIC को ही रिकॉग्नाइज करना होता है। यहाँ पे आपको 5 जो है वो 9 मर रिपीट्स दिख रहे होंगे, और यहाँ पर 13 मर रिपीट्स के 3 रिपीट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ से जो है इसको तो रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर लेता है, और यहाँ से जो है ओपन शुरू होता है, यानी DNA B की बाइंडिंग और वगैरह चीज़ें शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि DNA A और ATP का बाइंडेशन होता है। बाइंड होने के बाद ये देखिए यहाँ पर जाके बाइंड हो गया, और इसको बोलते हैं इनिशियल कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब ORIC से DNA A और ATP बाइंड होते हैं तो हम बोलते हैं इसको इनिशियल कॉम्प्लेक्स। और वहीं पर जब DNA A जो है ATP से 13 मर रिपीट से भी बाइंड हो जाए, और बाइंड होने के बाद क्या करती है, 13 मर रिपीट्स के जो DNA डिप्लेक्स होते हैं उसको मेल्ट कर देती है, ठीक है। और जैसे ही मेल्ट करती है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, DNA स्टैंड जो होता है ओपन हो जाता है। इसी वजह से जो 13 मर रिपीट्स के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यहाँ पर टूट जाते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए DNA A ही सफिशिएंट होता है, और ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम ओपन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ जो ओपन कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर आएगा DNA B। तो DNA B को लाएगा कौन, DNA B को लाएगा DNA C। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो DNA C होता है वो हेलिकेज लोडर होता है, और वो क्या काम करता है, वो करता है ओपनिंग ऑफ DNA हेलिकेज प्रोटीन एंड प्लेस द DNA B एट ssDNA। तो यहाँ पर जैसे जो ओपनिंग होती है, जो DNA स्टैंड यहाँ पर खुल जाता है, तो इस स्टैंड पर
जो इस पे जो सिंगल स्टैंड डीएनए, ये यहाँ पे ओपन होगा तो ये सिंगल स्टैंड और ये सिंगल स्टैंड, तो इन दोनों सिंगल स्टैंड पे जो डीएनए बी की बाइंडिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो डीएनए सी के थ्रू होती है। यानी डीएनए का जो डीएनए सी होता है, हेलिकेज लोडर जो होता है, वो यहाँ पर इन दोनों को क्लैम्प्स को लोड करने का काम करता है। और जो डीएनए बी होता है वो एक हेक्सामर यूनिट होता है और उसमें 2 क्लैम्प्स होते हैं, तो दोनों जो क्लैम्प्स होते हैं उसको यहाँ पर फिक्स करता है, यहाँ पर और यहाँ पर फिक्स करता है, दोनों क्लैम्प्स को, दोनों होल्डर्स को यहाँ पर फिक्स करता है। और उसके साथ ही अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके साथ क्या करता है, और जो डीएनए बी का बाइंडिंग होता है उसमें आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो डीएनए बी होता है वो हमेशा लैगिंग स्टैंड पे बाइंड होता है और 5:3 डायरेक्शन में ही बाइंड होता है। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, जैसे एटीपी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एटीपी चाहिए। बिना एटीपी के हम हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, यानी केमिकल एनर्जी चाहिए डायरेक्शनल मूव करने के लिए, तो एटीपी से मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि एसएसबी प्रोटीन भी इनिशिएशन में इन्वॉल्व होता है। तो देखिए क्या लिखा है, इनिबिशन ऑफ द सब्सिक्वेंट री एनिलिंग ऑन बोथ स्टैंड, तो दोनों स्टैंड में ये उसको जोड़ने से रोकती है। जैसा कि डीएनए बी हेक्सामर यूनिट होता है, तो उसी तरह से एसएसबी टेट्रामर यूनिट होता है, और ये कोऑपरेटिवली बहुत ही सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में डीएनए से बाइंड हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ, देखिए इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए डीएनए का यहाँ पे मेल्ट हुआ है और यहाँ पे बबल फॉर्म हुआ है, फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर एसएसबी आके ऐड हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर एसएसबी ऐड होता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पर एसएसबी ऐड होता है तो ये इसको दोबारा जुड़ने नहीं देता, दोबारा रिकॉइलिंग नहीं करने देता। अगर यहाँ पर एसएसबी नहीं हो तो ये रिकॉइल हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है प्राइमर्स की। तो हम जो रेप्लिकेशन होता है ई कोलाई का, उसमें हम कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उस प्राइमर का जो फ्री एंड हो वो 3OH हो और वो 15 न्यूक्लियोटाइड से छोटा हो। आरएनए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, डीएनए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डीएनए जी, यानी कि डीएनए प्राइमेस। तो डीएनए प्राइमेस क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्राइमर करता है। लेकिन इस डीएनए जी को रिक्रूट कौन करता है, डीएनए बी रिक्रूट करता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो डीएनए बी होता है और जो डीएनए सी होता है, ये हेलिकेज लोडर होता है और ये हेलिकेज होता है। तो जब आरएनए प्राइमर आता है वो क्या करवाता है, वो हेलिकेज लोडर को रिमूव करवा देता है। ये कॉजिंग एजेंट होता है डीएनए सी को रिमूव कराने के लिए। तो वहाँ से डीएनए सी को रिमूव करवा देता है। तो क्या बचता है वहाँ पे, डीएनए जी बचता है यानी प्राइमेज बचता है, डीएनए बी यानी हेलिकेज बचता है, और आईसी और कुछ एसेसरी प्रोटीन्स भी कहीं बुक्स में लिखे हुए हैं। तो हम इसको बोलते हैं प्राइमोसोम्स। यानी प्राइमोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ओराइसी, डीएनए बी, डीएनए जी, और यू कैन से इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ओराइसी, हेलिकेज एंड प्राइमेज। इट इज कॉल्ड एज प्राइमोसोम। तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद जो प्राइमर सिंथेसिस होती है, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद प्राइमर सिंथेसिस होती है और फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पॉलीमराइजेशन का जो स्टेप है वो इलोंगेशन में आता है, तो वो उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, उसी तरह से जो इसका रेप्लिकेशन जो टाइम चाहिए होता है वो 40 मिनट्स चाहिए होता है, और अदर जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट्स चाहिए होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैपेसिटी, एक तरह की कैपेसिटी इनिशिएट करता है, जिसमें सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज़ जैसे ही वो टर्मिनेट नहीं होता उससे पहले ही, जो फर्स्ट राउंड टर्मिनेशन होने से पहले ही सेकेंड राउंड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए लिखा है बिफोर प्रीवियस राउंड इज टर्मिनेटेड। तो बिफोर प्रीवियस राउंड के टर्मिनेशन से सेकेंड राउंड जो होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसे टाइप के क्रोमोसोम को हम मल्टीफॉक क्रोमोसोम बोलते हैं, राइट। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम डाइकोटोमस रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि डीएनए जो है हमारा वो फुल्ली मेथाइलेटेड होना चाहिए। यानी जो स्टैंड पे हमें रेप्लिकेशन करना है, ऐसा नहीं कि एक स्टैंड, दोनों स्टैंड पर फुल्ली मेथाइलेशन होता चाहिए। और जो ई कोलाई के केस में मेथाइलेशन होता है वो डैम मेथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू होता है। अगर कोई एक ही स्टैंड मेथाइलेटेड है तो हम उसको हेमी मेथाइलेटेड बोलते हैं। यानी डीएनए के 2 स्टैंड में से कोई एक स्टैंड मेथाइलेटेड है तो उसको हेमी मेथाइलेटेड बोलते हैं। तो हेमी मेथाइलेटेड
हेमीथाइलेशन को उसको पहचान के उसको रोकने का काम कौन करता है? सेक ए करता है। ये हेमीमेथाइलेट स्टेट में डीएनए को पहचान लेता है और उससे डायरेक्टली बाइंड हो जाता है और ये डीएनए ए की बाइंडिंग को रोक देता है। और अगर सेक ए है, अगर वो डीएनए ए को ब्लॉक कर देगा यानी उसको जुड़ने से रोक देगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनिशिएशन स्टॉप हो जाएगा। तो बाकी जो इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।